क्लास 12th सोशोलॉजी, चैप्टर तीसरा है और इसका दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं। उपनिवेशवाद और जाति। अंग्रेजों ने जिस समय भारत में शासन किया उस समय में जाति प्रथा कैसी थी, क्या उसमें परिवर्तन हुए, क्या उसमें बदलाव आए, अंग्रेजों ने क्या उसमें हस्तक्षेप किया या नहीं किया। कई सारे क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक में आएंगे, तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए, वैसे तो अंग्रेजों का शासन जो है भारत में लगभग 190 वर्ष का माना जाता है, इसको लगभग 200 माना जाता है, पर यहाँ पे हम बात करेंगे 150 वर्षों की, मोटा मोटा मान के चलेंगे, क्योंकि इस समय में ज्यादा हस्तक्षेप हुआ था। चलिए समझते हैं। प्राचीन काल की तुलना में हमें वर्तमान इतिहास में जाति के बारे में ज्यादा जानकारी है। अगर हम आज से 1000 साल पहले जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, पर वर्तमान समय की जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे तो हमें काफी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यह बहुत सिंपल है। लगभग अंग्रेजों के 150 वर्ष के शासन, यानी अंग्रेजों का लगभग 150 वर्ष का जो शासन था, इसको हम 1800 से 1947 तक मान रहे हैं। ठीक है, 1800 से पहले नहीं मानेंगे हम, 1800 से 1947 लगभग हमें 150 साल के शासन में ज्यादा फोकस करना है। तो इस लगभग 150 वर्ष के शासन के दौरान कई जातीय बदलाव हुए। ठीक है, कई जातीय बदलाव किए गए। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के वर्तमान स्वरूप में औपनिवेशिक काल, यानी जो अंग्रेजों का जो समय रहा है, ठीक है, तथा साथ ही आजाद भारत में तीव्र गति से परिवर्तन आए हैं। अगर हम जाति व्यवस्था में अधिक बदलाव देखेंगे तो हमें पिछले कुछ सालों में ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए समझिए, अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो जाति प्रथा अंग्रेजों से पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने ही सब कुछ कर दिया, जाति प्रथा तो बहुत पहले से है। जब आपने वैदिक समय पढ़ा था उस समय आपने वर्ण व्यवस्था और उसके बाद आपने जाति प्रथा के बारे में कल की वीडियो में पढ़ा था। तो जाति प्रथा पहले से है, लेकिन हमें पढ़ना कहां से है? यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में हम यहां से पढ़ेंगे 1800 से लेके 1947 तक। ठीक है, 1947 तक, और उसके बाद 1947 में जब देश आजाद हो गया उसके बाद से लेके आज तक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखते हुए समझते हुए पढ़ने वाले हैं। तो बीच में एक बॉर्डर है देश की आज़ादी। आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी के बाद जब हमारा भारतीयों का शासन है, तो इन दोनों समय में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं जाति प्रथा के अंदर। तो यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं क्या क्या बदलाव और क्या क्या हुआ। सभी विद्वान इस बात पे सहमत हैं, सभी विद्वान इसको मानते हैं कि औपनिवेशिक काल में, यानी अंग्रेजों के समय में, जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, कुछ मुख्य परिवर्तन हुए थे, सभी मानते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो तो ये कह देते हैं सीधा कि वर्तमान में जो आज जाति प्रथा या जाति सिस्टम आप देख रहे हो ना, व्यवस्था जो आप देख रहे हो, वो कहते हैं कि ये उपनिवेशवाद की ही ज्यादा देन है, यानी अंग्रेजों की ही ज्यादा देन है। अब आप ये सोचोगे कि जाति प्रथा तो अंग्रेजों से पहले भी थी, फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कुछ विद्वान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वर्तमान में जो जाति जिस रूप में जानी जाती है वो अंग्रेजों की देन है या उपनिवेशवाद की देन है? ऐसा क्यों? तो देखिए, इसको समझिए आप, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जाति प्रथा में काफी हस्तक्षेप हुए, और खासकर ये हस्तक्षेप 1800 से लेके 1947 के बीच में हुए, इसलिए हम इस टाइम को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए चल रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो अंग्रेज जो थे वो यूरोपीय थे, यूरोप महाद्वीप के थे, और वो ज़्यादा डेवलप है हमारे दक्षिण एशिया के मुकाबले। अगर हम देखें तो ज़्यादा वो डेवलप थे हमसे, उनके पास हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, उसका ज्ञान भी उनके पास ज़्यादा था, सुविधाएं उनके पास ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को देखा, व्यापार के लिए आए थे भारत में, शासन करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने देखा कि भारत जो है संसाधन संपन्न देश है, किसके पास संसाधन है, वो समझ चुके थे कि ये जो है चीजें हमें फायदा पहुंचाएगी। व्यापारी थे और उनका फायदा दिख गया उनको। फिर देखिए, लेकिन एक चीज ये है कि कुछ समय तक वो भारत में व्यापार ही करते रहे। भारत को जीतना या भारत पे अधिकार जमाना उनका उद्देश्य तब भी नहीं था। लेकिन एक समय में जब उन्हें महसूस हुआ कि भाई अब हमें वर्चस्व बढ़ाना चाहिए और भारत को अपने शासन के अधीन करना चाहिए, तब क्या हुआ? तब उन्होंने एक चीज ये भी देखिए, जब ये सब हो भी गया, भारत पे शासन उनका हो भी गया, तो अब उनको शासन चलाना था। अब एक समस्या उनके सामने थी कि भाई भारत का समाज जो था वो यूरोप के समाज से बहुत अलग था। भारत की संस्कृति जो थी वो यूरोप की संस्कृति से बहुत अलग थी। अब उन्हें यहाँ पे समझना था। वो देखते थे कि भारत के अंदर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने देखा कि भारत के अंदर हिंदू, जो कि बहुसंख्यक समुदाय था, है, ठीक है, हिंदू, लेकिन ये जो समुदाय है ये जातियों में बटा हुआ है और अन्य समुदाय भी जातियों में बटे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि भाई अब हमें क्या करना है,
जाति प्रथा को समझना है। अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि अगर भारत में उन्हें कुशलतापूर्वक शासन करना है तो पहले वो भारत को समझेंगे, जाति प्रथा को समझेंगे, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये काम करे। देखिए, अंग्रेजों ने शुरू शुरू में भारत में कुशलतापूर्वक शासन के लिए जाति व्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने जाति प्रथा को गहराई से अध्ययन किया और कई सारी रिपोर्ट बनाई उन्होंने। अंग्रेजों ने ही जाति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जनगणना करने के लिए सबसे पहला प्रयास किया, ठीक है। शुरुआत अंग्रेजों से ही होती है जनगणना की। 1860 के दशक के बाद से ही ये शुरुआत कर चुके थे वो, लेकिन परमानेंट जो जनगणना हो रही है वो 1881 के बाद से हो रही है। हर 10 साल के बाद क्या होती है, जनगणना की जाती है, और आज तक भी की जाती है, ठीक है, 10 साल के बाद। 1901 में जो हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में जो जनगणना कराई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आप सोचोगे भाई ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये जो 1901 वाली जो जनगणना थी, इस जनगणना में जाति के सामाजिक अधिक्रम के विषय में आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयास किया गया। और यह पहला प्रयास था कि इनका जो विशेष ध्यान था वो ये था कि जाति के अधिक्रम को समझना है। अधिक्रम का मतलब यहाँ पे है कि आपको पता है कल वाली वीडियो में अधिक्रम हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि अधिक्रम के अनुसार भारत में जो जातियां उसको 2 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। एक हिस्सा वो है जो ऊंची जाति मानी जाती है, एक हिस्से को हम ऐसा मान लेते हैं जो निम्न जाति मानी जाती है। तो यही अधिक्रम कहलाता है। यानी कि उन्होंने ये जानने का प्रयास किया जनगणना से कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति के लोग जो हैं कितने हैं, पहले तो ये जाने, और फिर ऊंची जाति के लोग कितने हैं और निम्न जाति के लोग कितने हैं, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया और तुलना करने का प्रयास किया जनगणना के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद जब उनके पास सारे आंकड़े आ गए जनगणना से कि भाई इस क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं, इतने लोग इस जाति के हैं, इतने लोग इस जाति के, ये ऊंची जाति मानी जाती है, नीची जाति मानी जाती है, जब वो इस चीज को समझ गए, उसके बाद उन्होंने श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि इन्होंने कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। इसीलिए हम कह रहे थे आपको कि 1800 से लेके 1947 तक के समय को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं जाति व्यवस्था में। इसीलिए वो विद्वान जो थे वो ये कह रहे थे कि आज के समय में जो जाति है वो अंग्रेजों की ही देन है। समझ गए ना आप क्यों ऐसा कहा जा रहा था। अब देखिए क्या क्या हुआ। जनगणना आयुक्त जो इंचार्ज वगैरह जो थे, जो भी जनगणना वगैरह करने का जिम्मेदारी जिनकी थी, उनके पास अलग अलग जाति के जो जनप्रतिनिधि थे या जो प्रतिनिधि थे, जो लीडर थे, ठीक है, उनके द्वारा सैकड़ों एप्लीकेशन याचिकाएं भेजी गई। और सैकड़ों जो याचिका भेजी गई उसमें क्या था, उसमें सभी जो जाति के प्रतिनिधि थे वो ये चाहते थे कि उनकी जाति को सामाजिक क्रम में ऊंचा स्थान मिले। यानी अंग्रेजों ने फिर से जाति प्रथा को अपने हिसाब से ढालना शुरू करा। इन्होंने पूरे जनगणना कर दी, किस जाति को कितना महत्व देना है, क्या करना है, किसको किस क्रम में रखना है, ऐसे भी कुछ काम शुरू कर दिए। तो हर कोई चाहता था कि उसकी जाति जो है वो ऊंचे स्थान पे पहुंचे, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या करा, कई दावे कर दिए। दावे में उन्होंने कुछ प्रमाण दिए, कुछ सबूत दिए। सबूत क्या दिया उन्होंने, कुछ ऐतिहासिक सबूत दिए, कुछ धर्मशास्त्र में जो भी कुछ जाति वगैरह के बारे में अगर कुछ लिखा होगा तो वैसे कुछ प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया और अपनी जाति को ऊंचा दिखाने का प्रयास किया। तो ये सब चल रहा था यहाँ पे। इस हस्तक्षेप की नीति ने जाति व्यवस्था को पहले के मुकाबले ज्यादा कठोर बना दिया। अब आपको उस विद्वान की बात याद आएगी जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था है वो उपनिवेशवाद की देन है, यानी अंग्रेजों के समय की देन है। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने जाति व्यवस्था में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया था और इस समय में जाति व्यवस्था जो थी और ज्यादा कठोर बन गई थी और इससे अंग्रेजों को कुछ फायदा भी था। अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज जानते थे कि भाई जाति प्रथा है, समाज जो है बटा हुआ है, अगर कभी भी कोई फूट डालने वाला काम जो था तो आसानी से किया जा सकता है। एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से भड़काया जा सकता है, जैसे एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्मों के लोगों को भड़काया जा सकता है। तो ये चीजें वो समझ चुके थे अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या करा, जो टैक्स वाली व्यवस्था थी और जो अन्य क्षेत्रों में जो ऊंची जाति थे उसके अधिकारों को वैध मान्यता दे दी, ठीक है। और जो पहले सामंती वर्गों के पास जो पावर होती थी, अब उसकी जगह कुछ जातियों को उन्होंने जमीन का मालिक बना दिया, महत्वपूर्ण स्थान मिल गया उनको। तो ये आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में, ठीक है, अंतिम दौर यानी जब औपनिवेशिक समय लास्ट होने वाला था, 1947 में आजाद हो गया है, तो ये लगा लो 1930, 1940, 1947, ये सारा का सारा अंतिम दौर में ही माना जाएगा। तो अंतिम दौर में
अंग्रेजों को क्या समझ में आया, इन्होंने सोचा कि दलित वर्ग के कल्याण के लिए अंग्रेजों ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया कि भाई जो जाति जो ज्यादा निम्न स्तर पे है उनके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों सोचा होगा, कुछ भी रीजन होंगे, उन्होंने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया और इसके तहत इन्होंने कुछ जातिगत बदलाव करने शुरू करे। यहीं से अनुसूचित जाति, जिसको हम शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये जो शब्द का प्रचलन है, जो आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो आज के समय में हम पढ़ते हैं, ये 1935 के बाद से ही अस्तित्व में आ गए शब्द। और जब से इसको कैटेगरी में बांट दिया, कुछ जाति एससी में मानी जाती है, कुछ जाति एसटी में मानी जाती है, और ओबीसी तो बाद में आया, अन्य पिछड़ा वर्ग बाद में आया, एससी एसटी, और फिर जो ऊंची जाति थी वो सारी जनरल में आ जाती थी, इस तरीके से। यानी यहां से अंग्रेजों ने जातियों को बांट दिया और एससी एसटी बना दिया, और यहां से ये अनुसूचित जाति और जनजाति, इस शब्द को मान्यता मिल गई, और यहां से ये चीजें प्रचलित हो गई, और तब से ये चीजें प्रचलित हो गई। ठीक है, इन जातियों के साथ ज्यादा भेदभाव होता था। आपको पता है, जिन जातियों के साथ ज्यादा भेदभाव होता था, जिसको समाज में निम्न स्तर का माना जाता था, जिसके लोग अछूत माने जाते थे, यानी कि आप ये समझिए उन लोगों को छूना भी पाप समझा जाता था, इन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। इनको किस श्रेणी में शामिल कर दिया गया? एससी की श्रेणी में। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने जाति संस्था में विभिन्न प्रकार के विशेष बदलाव किए। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 1800 से लेकर 1947 तक का समय हम महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्यादातर बदलाव जो हुए थे वो यहीं से कहीं ना कहीं होने शुरू हो गए थे, और अंग्रेजों ने काफी महत्वपूर्ण बदलाव करे हैं जाति प्रथा के अंदर, और यहीं पे जाति व्यवस्था और ज्यादा कठोर हो गई। अब बात करते हैं जाति का समकालीन स्वरूप। ठीक है, ये तो थी भाई बात 1800 से लेकर 1947 तक, अभी हमने जो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे समकालीन, यानी 1947 के बाद क्या हुआ, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों का शासन था। 1947 से पहले तो उन्होंने अपने हिसाब से करा, अब 1947 के बाद तो शासन भारतीयों का हो गया, तो उन्होंने क्या बदलाव करे ये भी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अपना देश तो 1947 में आजाद हो गया, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों से अंग्रेज चले गए, पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी व्यवस्था में हम अभी भी फंसे हुए हैं। एक समय ऐसा भी था जब सारे राष्ट्रवादी आंदोलन में बड़े पैमाने पे जो दलित लोग थे, पिछड़े लोग थे, जो इनको शामिल किया जाता था, इनको संगठित किया जाता था। जो जाति अछूत समझी जाती है, इन जातियों को भी संगठित करने का प्रयास किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे 19वीं शताब्दी से शुरू हो चुके थे। अब देखिए क्यों ऐसा किया गया, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आंदोलन होता था, आपको महात्मा गांधी का 1916 आई थिंक भाषण जो था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भाषण आपने सुना होगा, आपने वहां पे देखा था कि उन्होंने बीएचयू में जो भाषण दिया था, वहां पे उन्होंने क्या कहा था। तो उस भाषण में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी, आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे सारे अमीर लोग तो हैं, लेकिन मजदूर लोग, गरीब लोग, दलित लोग, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो समझ चुके थे इस चीज को कि ये जो जाति प्रथा और ये जो व्यवस्था है, और कई भारतीय जो समाज सुधारक है वो भी इस चीज को समझ चुके थे कि ये जो जाति प्रथा है इसने हमें बांट दिया है आपस में, कि कुछ जाति ऊंची है, कुछ जाति को नीचा माना जाता है, और आपस में भेदभाव है, और इसका फायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज उठाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई थी। तो इसलिए वो क्या चाह रहे थे, आंदोलनकारी जो भी मतलब जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, देश के लिए आंदोलन जो चल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, वो समझ चुके थे कि आंदोलन अगर हमें अपना मजबूत करना है तो हमें इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। अब हमें जात पात वाला जो धर्म वाला, जात पात वाला जो भेदभाव है, इसको भूलना पड़ेगा। तो इसीलिए ही संगठित करना शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हो चुका थे राष्ट्रवादी आंदोलन। आपने 1857 का राष्ट्रवादी आंदोलन देखा, पढ़ा होगा। उसके बाद फिर आपने महात्मा गांधी और उसके बाद 1942 तक के आंदोलन पढ़े होंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जाति प्रथा और इन सब चीजों से उठने लगे थे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा और समझिए, डीप चलते हैं। जातीय अधिक्रम के दोनों सिरे, जातीय अधिक्रम मैंने आपको क्या बताया, दो हिस्सों में जातियों को बांट दिया। एक तो वो जाति हो गई जिसको ऊंचा दर्जा प्राप्त था समाज में, एक वो जाति हो गई जिसको निम्न दर्जा प्राप्त था। तो देखिए, कुछ समाज सुधारक, ऐसे कुछ सुधारक हुए हैं जिन्होंने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। ठीक है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, अय्यन काली, अगर साउथ की बात करें अय्यन काली जी, श्री नारायण गुरु जी, ठीक है, इयोती दास जी और पेरियार।
इन्होंने इस दिशा में पहल की, शुरुआत की कि भाई भेदभाव हटे, ठीक है, भेदभाव हटे। और ये जो जाति प्रथा है ये कमजोर करना चाह रहे थे इसको, कि ये खत्म हो और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मतलब लोग जाति प्रथा से ऊपर उठें। शुरुआत इन्होंने की। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों ने ही 1920 के दशक से अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने विरोध आंदोलन शुरू कर दिए, क्योंकि गांधी जी भी चाहते थे कि भाई ये जो छुआछूत वाली जो बीमारी फैल रखी है, मतलब जो लोग ऐसी मतलब ऐसी मानसिकता लेके बैठे हैं कि जो कुछ कास्टों को नीचा मानते हैं और उनको छूने से भी डरते हैं और उनको छूना गलत मानते हैं वो, यानी ये जो अछूत वाली जो व्यवस्था है, अस्पृश्यता वाली जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ थे गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों। इन्होंने विरोध आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। जब आजादी शिखर पर दिखने लगी, यानी जब महसूस होने लगा कि अब देश आजाद हो जाएगा, तब तक राष्ट्रवादी आंदोलन के संपूर्ण परिदृश्य में ये सभी लोग ये मान चुके थे कि जाति भिन्नताओं को समाप्त कर दिया जाए। यानी कि सभी लोग इस चीज को मान चुके थे कि ये जो जाति प्रथा है, ठीक है, जो जाति प्रथा है इसको अब समाप्त कर दिया जाए, भेदभाव जो है इसको समाप्त कर दिया जाए, अछूत वाली जो ये व्यवस्था बना रखी है इसको समाप्त कर दिया जाए। सभी इस बात को लेकर तैयार थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में जाति को एक सामाजिक कुरीति माना जाता है, बेकार चीज माना जाता है, ठीक है। इसे भारतीयों में आपसी भेदभाव उत्पन्न करने की अंग्रेजों की चाल या फिर अंग्रेजों की युक्ति भी माना गया है, ठीक है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो जाति प्रथा है ना, ये भारतीयों को आपस में तोड़ती है, एक दूसरे से दूर ले जाती है, और ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों ने भी जाति प्रथा का खूब फायदा उठाया है, ठीक है, और भारतीयों के बीच में फूट डालने का पूरा प्रयास करा था अंग्रेजों ने। आगे देखिए, राष्ट्रवादी नेता जिनमें महात्मा गांधी मेन थे, ये सबसे नीचे समझे जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए और अस्पृश्यता तथा जातीय प्रतिबंध को समाप्ति के पक्ष में जनमत जुटाने का कार्य कर रहे थे। महात्मा गांधी जो थे ये समझ चुके थे सारी चीजों को कि ये जाति प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत बुरी चीज है, इसीलिए इन्होंने वो जातियां जो बहुत नीची मानी जाती थी उनके उत्थान के लिए काम शुरू करा, अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए काम शुरू करा, आंदोलन किए और जातीय प्रतिबंधों को खत्म करने की बात की। साथ ही भूस्वामी और उच्च जाति, जो भूस्वामी जो ज्यादा जमीनों के मालिक हैं और जो ऊंची जाति के लोग हैं, इनको ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। केवल ये नहीं कि जो निम्न जाति मानी जाती है केवल उन पे ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि इनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सबको ये समझाने का प्रयास किया, ठीक है। देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद भी जाति प्रथा समाज में रही। अब देखिए ये बात यहाँ पे चल रही है 1947 के बाद की। देश आजाद हो गया, संविधान बन गया, संविधान लागू हो गया, ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन जाति प्रथा समाज में फिर भी रही। भेदभाव तब भी नहीं खत्म हुआ। अगर आप भी आज भी आप जाओगे गाँव में, हो सकता है कि कोई ना कोई गाँव ऐसा हो जहाँ पे शायद ऐसी चीजें चलती हो, मुझे जानकारी नहीं है, पर शायद गांव वगैरह में हो सकता है ऐसा होता हो। तो ऐसे में जो जातियां निम्न स्तर पर थी उन्हें आरक्षण भी दिया गया, और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर दोनों ने ही 1920 के दशक से अस्पृश्यता के विरुद्ध अपने विरोध आंदोलन शुरू कर दिए थे। ये आपको पहले भी बता चुका हूं। स्वतंत्र भारत को जाति प्रथा विरासत में मिली है। अब देश आजाद हो गया लेकिन जाति प्रथा तो हमको विरासत में मिली है, पुराने प्राचीन समय से चली आ रही है। देश आजाद हो गया है, संविधान बन गया है, जाति प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया है, ठीक है। संविधान में जाति प्रथा, छुआछूत सब समाप्त कर दिया गया है, लेकिन भेदभाव अभी भी समाज में थे। आजादी के कुछ दशकों के बाद भी भेदभाव जो थे वो ज्यादा थे। अब आप ये मत सोचना कि 1947 में देश आजाद हो गया तो जाति प्रथा खत्म हो गई, भेदभाव खत्म हो गया। ये लंबे समय तक चलता रहा, पर ये धीरे धीरे कम हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आधुनिक उद्योग ने, अब देखिए फिर क्या हुआ, धीरे धीरे विकास कार्यक्रम शुरू हुए, देश आजाद हुआ, विकास के लिए कार्यक्रम शुरू हुए, उद्योग लगाए गए, लोगों को रोजगार मिला, ये सब हुआ। तो आधुनिक उद्योग ने सभी प्रकार के नए नए रोजगार के अवसर दिए जिनके लिए कोई जातीय नियम नहीं था। यानी कि उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं वो किसी भी जाति के मजदूर जाके वहां पे काम कर सकते थे। जाति वाला भेदभाव यहाँ पे खत्म कर दिया। पहले क्या होता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, वो खत्म हो गया कि भाई अब कोई किसी भी जाति का हो वो मंदिर में जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पे जो भेदभाव होते थे वो खत्म कर दिए संविधान ने, कानून ने, ये चीजें हुए। नगरों में, शहरों में लोग जो थे सामूहिक रहन सहन, मतलब साथ साथ रहने लगे। अब ऐसे में कुछ ऊंची जाति के भी होते होंगे, कुछ नीची जाति के भी होते होंगे, ठीक है, अलग अलग जातियों के होते होंगे।
तो ऐसे में जब सब साथ साथ रहते थे तो परिस्थितियां बदली, धीरे धीरे यहाँ पे भेदभाव जो थे वो कम होने लगे। ऐसा नहीं है कि कानून 1947 कानून बन गया, देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, तो कानून बन गया तो तुरंत ही वो चीज़ खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, वो धीरे 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 कम हुई। मुंबई की एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल अच्छा है। मुंबई की कपड़े की मिल हो या कोलकाता की जूट की मिल हो, कहीं भी भर्ती हो, देखिए भेदभाव कम हुआ हम मानते हैं, लेकिन सभी जगह पे 100% कम नहीं हुआ। समझिए, एक एग्जांपल इसीलिए दिया मैंने आपको। मुंबई की कपड़ा मिल हो या कलकत्ता की जूट मिल हो, कहीं भी भर्ती हो, जाति और नातेदारी के आधार पर भर्ती अभी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हो रही थी। जो बिचौलिए थे, जो काम पे रखते थे लोगों को, कारखानों में, मिलों में मजदूर की भर्ती करते थे, वो कोशिश ये करते थे कि उन मजदूरों की भर्ती की जाए तो उनकी जाति के लोग आ जाएं उसमें। ठीक है, अपनी जाति के लोगों को रोजगार देते थे, अपने क्षेत्र के लोग के रोजगार देना वो ज्यादा पसंद करते थे। ये चीजें आपको यहां समझनी है। कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन भेदभाव फिर भी है। विवाह परंपरा, आपको पता है विवाह, ये हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते थे। एक जाति के दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते थे, और लोग ऊंची जाति के ऊंची जाति में ही विवाह करते थे, नीची जाति के लोग नीची जाति में ही विवाह करते थे। अब यहाँ पे आप ये मत सोचना मैं ऊंची नीची बोल रहा हूँ, अब इसके लिए वर्ड ही ये यूज करे जाते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो देखिए, वैसे तो सभी समाज में बराबर है, लेकिन फिर भी भेदभाव तो है। तो आप समझिए यहाँ पे कि विवाह में देखिए कुछ परिवर्तन। अब अपनी जाति के भीतर विवाह करने की परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। पहले इस चीज को बहुत गलत माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आधुनिक हो रहे हैं और इन चीजों को, जाति प्रथा जो है कम होती जा रही है। तो अब अपनी जाति के भीतर विवाह करने की परंपरा को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, एक जाति के दूसरी जाति से भी कर लेते हैं। आज भी अधिकतर विवाह जाति, और कुछ जगह पे आज भी अधिकतर विवाह जातियों के भीतर भी होते हैं, लेकिन अंतर जातीय विवाद, एक जाति का विवाद दूसरी जाति के विवाह से पहले की तुलना अगर हम करें, आज से अगर हम 60 साल पीछे जाएं और 50-60 साल पीछे जाके देखें, तो तब आपको जो विवाह के नियम थे वो बहुत अलग मिलेंगे, आज के समय में अलग मिलेंगे। आज के समय में एक जाति के लोग दूसरी जाति से शादी कर लेते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय में तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। यानी कि कुछ जगह पे धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही है। ठीक है, और ये खासकर ऊंची जातियों में ज्यादा है, इस चीज को भी ध्यान रखना। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इनमें अंतरजातीय विवाह पहले के मुकाबले धीरे धीरे ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऊंची जाति का विवाह नीची जाति से, यानी कि, लेकिन अगर हम बात करें उच्च जातियों का पिछड़ी और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से विवाह, तो यह आज भी ना के बराबर है, या फिर बहुत कम ही होता है। बहुत कम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पे ऊंची जाति और नीची जाति, ये जो कास्ट में बटा हुआ था सिस्टम, इनके बीच में आपस विवाह हो। ठीक है, ऊंची जाति के लोग ऊंची जाति में दूसरी जाति से विवाह कर लेते हैं, पर वो नीची जाति में विवाह करना पसंद नहीं करते। थोड़ा बहुत भेदभाव है, पर हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें कम हो रही है। जातीय असर, ये जो जाति प्रथा वाला असर है, ये भारत की राजनीति में भी दिखा है, खासकर 1980 के दशक में। इस समय में तो जाति आधारित राजनीतिक दल बहुत उभरे। अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे कमेंट में बताएं, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपको हिंट दे देता हूं, 1980 से लेके 1990 के बीच में बनी थी, और इस पार्टी ने अपना सीधा, इसका वोट बैंक ही पूरा का पूरा जाति पे आधारित है, पूरा का पूरा वोट बैंक जाति के आधारित है, और जाति को के नाम से ही ये राजनीतिक पार्टी उठी थी, और ये किसी राज्य की महत्वपूर्ण पार्टी है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी पार्टी थी, तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। अगर आप सर्च करेंगे तो आप अच्छे समझ जाएंगे। मैंने पॉलिटिकल की वीडियो जब बनाई थी वहां पे बताया आपको। तो देखिए, 1980 का समय ऐसा था जब राजनीति में जाति का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। आगे देखें, एक विद्वान है, एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है M.N. श्रीनिवास। इन्होंने दो संकल्पनाएं दी हैं, एक तो संस्कृतिकरण और दूसरा प्रबल जाति। इन दोनों का मतलब समझ लो। संस्कृतिकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आमतौर पर मध्यम एवं निम्न जाति के सदस्य ऊंची जाति की धार्मिक क्रियाओं को या फिर उनकी परंपराओं को, उनकी मान्यताओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा वर्तमान समय में इसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, पर ऐसा अंग्रेजों से बहुत पहले होता था प्राचीन समय में। यानी कि किसी मध्यम जाति का या निम्न जाति का व्यक्ति ऊंची जाति की चीजों को अपनाकर अपनी स्थिति समाज में ऊंची उठाने की कोशिश करता है। इसको हम क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण में देखो, आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत अक्सर ब्राह्मण, क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाज और परंपराओं को अपनाया जाता है, जैसे शाकाहार को अपनाना,
अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं करना, धार्मिक उत्सव मनाना, जो ऊंची जातियों में होता है अगर उसको निम्न या मध्यम जाति के लोग अपनाएं तो ये संस्कृतिकरण का कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आता है पेपर में, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट भी बहुत है, सिंपल भी बहुत है। दूसरा है प्रबल जाति। प्रबल का मतलब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कहीं ना कहीं मजबूत जाति की बात चल रही है। तो देखिए, ऐसी जातियां जिसकी संख्या बड़ी हो, यानी जिसकी संख्या बड़ी हो, या फिर आप ये कह लो जिसकी जनसंख्या बड़ी हो। ठीक है, ऐसी जातियां जिसकी जनसंख्या काफी ज्यादा हो, भूमि के अधिकार भी इनके पास ज्यादा हो, तथा राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत हो, इनको प्रबल जाति कहा जाता है। ठीक है, ऐसी विभिन्न राज्यों में अलग अलग राज्यों में जातियां मिलती हैं। बिहार और यूपी में बात करें तो यादव मजबूत हैं। कर्नाटक की बात करें वहां पे वोकलिंग समुदाय, महाराष्ट्र में मराठे, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और खम्मा, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जाट, और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे पाटीदार। ये सारी जो जातियां ये यहाँ पे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है और मजबूत है, तो ये प्रबल जातियां कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, एक और थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ, बताता हूँ कैसे क्या हुआ। अब क्या हुआ भाई, एक समय ऐसा था जब जमींदार लोग जो होते थे उनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा जमीन होती थी। खेती तो करते नहीं थे ये खुद, क्योंकि जब अमीर आदमी है, हजारों एकड़ इनके पास जमीन है, तो ये खेती थोड़ी करेंगे। तो ये क्या करते थे, मजदूरों से खेती कराते थे और बिल्कुल अलग रहते थे भाई, शहरों में रहते थे, अच्छी जगह में रहते थे, और इनके पास जमीन बहुत होती थी। लेकिन गरीब किसान के पास जमीन नहीं थी। सरकार ने क्या करा, भूमि सुधार कानून लागू करे, और सरकार ने ये जमीनें इनसे छीनी, क्योंकि ये समुदाय जमींदार का काफी कम था, और ये जमीन दूसरों को बांटनी शुरू कर दी। ठीक है, किसान वगैरह उनमें। तो ऐसे में ये जो जो अधिक संख्या वाली जातियां थी, जिसको हम प्रबल जाति आज के समय में पढ़ रहे हैं, तो इन जातियों को फायदा मिला और इनको जमीन दे दी गई। कहीं ना कहीं ये जमीन के मालिक होते गए, और धीरे धीरे इनकी स्थिति भी सुधरने लगी, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वोट बैंक, लोकतंत्र में वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए क्या है, ये मजबूत माने जाते हैं, और ये प्रबल है भी आज के समय में। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो इन्हें। तो यहां से देखिए, हमारा पार्ट 2 जो था, सेकंड पार्ट जो था, वो खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सोशियोलॉजी की, तो आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियोस आप देख सकते हो, लास्ट ईयर की वीडियोस देख सकते हो। मान लो अगर अभी हम जल्दी नहीं बना पा रहे, तो आप लास्ट ईयर की वीडियोस देखो, वहां पे भी आपको समझाया है। वीडियोस के देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी स्टार्टिंग में मत पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कई सारे ऐसे वर्ड आ जाएंगे जो आपको समझ ही नहीं आएंगे, आप उलझ जाओगे। वीडियोस देख लो ताकि आपको एक थीम पता लग जाए चैप्टर की। एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके बाद में सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ो। सपोर्टिंग मटेरियल जो है काफी शॉर्ट में आपको, बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराया हुआ है सोशियोलॉजी का, आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से पढ़ो, आपको बहुत आसान लगेगा सोशियोलॉजी, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।